अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके साथ। अच्छा, आज बात करते हैं यूनान कश्ती हादसे के ऊपर और ये हादसा क्यों पेश आते हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है और लोग जोग दर जोग इसी रास्ते का इंतखाब क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि डेंकी डेंकी किसको कहते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता उनको भी इसी वीडियो में मैं बताता चलता हूँ। डंकी का आगाज़ कहाँ से शुरू हुआ और अब ये कहाँ-कहाँ तक पहुँच गई है। आज इस वीडियो में मुकम्मल जो है हम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। मुकम्मल जो है ये नेटवर्क दुनिया के किस-किस खित्ते में इस वक़्त मौजूद है और कहाँ-कहाँ पर डंकी का जो है काम हो रहा है। कहाँ से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाकर ख़त्म होता है। इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों की गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना मत भूलिएगा और भुला करें और लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई भी किया करें। अच्छा, बात करते हैं यूनान कश्ती हादसा। गुज़श्ता दिनों पहले एक वाक़या हुआ, इससे पहले भी बहुत से वाक़यात हुए। आज से चंद महीने पहले भी एक ऐसा वाक़या हुआ था, जिसमें सैकड़ों अफ़राद की जो है अमवात हुई थी। और हालिया एक जो है और अफ़सोसनाक वाक़या यूनान की करीबी साहली पट्टी पे पेश आया, जब एक शिप के ऊपर तकरीबन 60 से 70 या 80 के करीब लोग मौजूद थे। कहने वालों का ये कहना था कि इस शिप के ऊपर ज़्यादा तादाद जो है ओवरलोड हो चुकी थी। इसकी कैपेसिटी जो है वो इतनी नहीं थी जितने इसके ऊपर लोग सवार हो चुके थे। उसके बाद बचने वाले एक अफराद ने ये भी बताया कि इसका जो इंजन था वो काम नहीं करता। सबसे पहले आपको मैं ये जो है चीज़ बताता चलूँ, ये हादसा पेश क्यों आता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके जो है अक्सर आपको ने देखा होगा कि अक्सर जो शिप्स हैं, जो ज़्यादातर ये गेम्स जाती हैं, इनको गेम्स कहते हैं। ये जो इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से स्मगल करते हैं लोगों को, इनको कहते हैं गेम। इसको नाम दिया गया है गेम का, कि आज जो है रात को गेम निकल जाएगी। कितने लोगों की गेम होगी? जी, 60 लोगों की होगी, 100 लोगों की होगी, कितने की होगी? ये डिफरेंट जो है ना होते हैं, इसकी जो है ना लोगों के ऊपर मुनज़्ज़र होता है और शिप के ऊपर भी होता है, ठीक है? अगर देखा जाए शिप की अगर कैपेसिटी है 100 पैसेंजर की, उसके ऊपर 150 लोगों को सवार करा दिया जाता है। जिसके बाद क्या होता है, अल्लाह तवक्कल इनको बेयारो मददगार समंदर के बीचों-बीच छोड़ दिया जाता है। अच्छा, बात करते हैं हादसा क्यों आता है? भाई, हादसा आने की वजह ये होती है, पहले तो ये शिप जो खरीदते हैं, ये बाय करते हैं। ये जो भी एजेंट लोग होते हैं, ये शिप को खरीदते हैं अपना पर्सनल। वो कितने में आता है, ये बात की बात है। क्योंकि इन्होंने ये चीज़ होती है कि शिप खरीदना है, जब ये यहाँ से रवाना करते थे तो शिप वापस नहीं मिलता इनको। तो इन्होंने ऐसा शिप खरीदना होता है कि जो बमुश्किल से लीबिया के साहिल से निकल कर इटली के सहलों तक पहुँच जाए। अगर पहुँच जाए तो या किस्मत, ना पहुँचे तो अल्लाह हाफ़िज़। ये सिस्टम होता है इनका। पहली चीज़, नाक़स शिप होता है, उसका इंजन बिल्कुल मामूली काम करता है, क्या पता समंदर के बीच जाके काम करना छोड़ दे, क्या पता वहाँ से रवाना होते ही छोड़ दे, क्या पता ये अपनी मंज़िल तक पहुँच जाए। लेकिन इसका भरोसा नहीं होता, नाक़िस इंजन होता है। और सबसे जो बड़ी चीज़ होती है हादसात की वजह, मौसम। मौसम से भी बड़ी जो वजह होती है वो ये होती है कि इनके ऊपर ट्रेन पायलट नहीं होते, जो कि इनको कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर कुछ चंद लड़के वो होते हैं जिनको थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग का समझाया जाता है और वो इसको हैंडल करते हैं। उनके मुताबिक जो भी होता है, इनको डायरेक्शन दी जाती है। उस डायरेक्शन के ऊपर जो सबसे पुराने लड़के होते हैं गेम्स के अंदर, उनको ये चीज़ जो है वो आप कह लें कि उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। वो अपने तरीके से जो है इसको एक डायरेक्शन के तौर पे लेते हैं या उनको चलाने का थोड़ा-सा तजर्बा देते हैं कि अगर आगे शिप आ जाता है, तो आपने किस तरह इसको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है और कितनी लेवल तक इसको चेंज करना है। ये चंद दिनों की ट्रेनिंग होती है। क्योंकि जो पायलट साथ जाता है, अगर आप सोचें कि इनके ऊपर माहिर पायलट हों, तो कौन एक नाकिस शिप को
लेकर जाएगा बीच समंदर में, और इतने बड़े समंदर में जहाँ पर मौसम की बदलती हुई सूरत-हाल भी होती है, और उसको ये भी पता हो कि इसका इंजन भी काम नहीं करेगा, कौन मौत के मुँह में जाएगा? कोई जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो इसीलिए नाकिस इंजन वाले, नाकिस बहरी जहाज़ जो है वो खरीदते हैं, उनके ऊपर लोगों को सवार कराते हैं। शायद ये शिप अपनी मंज़िल तक भी पहुँच जाए। जिस हालत में ये खरीदती हैं, जितनी कैपेसिटी वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी अपने ऊपर वो बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर उतनी कैपेसिटी इनके ऊपर रख कर इनको मंज़िल की तरफ रवाना किया जाए, तो शायद अपनी मंज़िल तक पहुँच जाए। लेकिन इसके ऊपर डबल ओवरलोड कर दिया जाता है, जिसकी वज़ह से जो थोड़ा बहुत इंजन काम कर रहा होता है, वो भी फ्लॉप हो जाता है। जिसके बाद ये शिप बिया समंदर के बीच जाके बेयारो मददगार हो जाती है, और जब बड़े-बड़े शिप इसके पास से इर्द-गिर्द से गुज़रते हैं, तो फिर क्या होता है कि इन उनकी जो बहती हुई लहरें हैं, उनका ये शिप मुकाबला नहीं कर पाते, इतनी देर सर्वाइव नहीं कर सकते। और दूसरा, जो है मौसम, समंदर का मौसम किसी भी वक़्त जो है बदल सकता है, किसी भी वक़्त उसकी लहरें तेज़ हो सकती है, और ख़ास तौर पर जो लीबिया का समंदर है, लीबिया से इटली जाने वाला समंदर है, ये तो हज़ारों, आप कह लें कि हज़ारों जो है इस वक़्त जो तारकीन वतन है या जो डंकी लगाकर जाने वाले हैं, उनको ये अपने अंदर निगल चुका है। ये हालिया कुछ अरसे में ये जो है वाक़यात हमारे आगे रूनुमा हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हमें पता चल जाता है। ये वजह है न्यूज़, सोशल मीडिया का। इस वजह से हमें ये खबर फ़ौरन पहुँच जाती है। लेकिन आज से जब सोशल मीडिया पहले नहीं था, ये तो सालों-साल पहले की बात है, जब से ये लीबिया का समंदर हज़ारों की तादाद में जो कि इस अपने अंदर जो है इंसानों को जो है वो ले चुका है। ये चीज़ आप सोचिए। अक्सर ये हादसा पेश आता है इस वजह से, नाकिस इंजन और बगैर ट्रेनिंग के पायलट, ओवरलोडिंग, ये वजह बनती है जो है शिप डूबने की। उसके बाद अगर देखा जाए डेंकी, डेंकी क्या है? डेंकी लीबिया के रास्ते और शिप के ज़रिए लोगों का रुझान क्यों बढ़ चुका है? इसके पीछे की वजह ये है कि ईरान-तुर्की ने बॉर्डर के ऊपर बहुत सख्ती की हुई है। ठीक है ना? इतनी ज़्यादा सख्ती की हुई है कि उन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं कि आप जो है ऑन फायर शूट करें जी। अगर आपको गैर कानूनी तारकीन वतन एंट्री होती नज़र आए तो आप शूट कर दें। यहाँ तक वो शायद आपको वार्निंग दे दें, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने यही चांसेस रखे हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने मुल्क के अंदर क्रैकडाउन उस हद तक नहीं किया जिस हद तक उन्होंने अपने बॉर्डर लाइन के ऊपर कंट्रोल को बहुत तेज़ कर दिया हुआ है, बहुत सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। तुर्की के बॉर्डर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पहले ये होता था कि पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान, यूनान से फिर आगे डिफरेंट जो है खुश्क रास्तों के ज़रिए से बोस्निया, सर्बिया, क्रोएशिया, इस तरह ऑस्ट्रिया, इटली, इस तरह मतलब सर्बिया, डिफरेंट कंट्री से होते हुए आप जो शेंजन कंट्रीज़ है वहाँ पर पहुँचते थे। अगर आप इटली जाना चाहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, तो वो खुश्की रास्ता अपनाते थे। उसके बाद जो तुर्की से एक और गेम होती थी, स्पीड बोट। इसकी स्पीड उतनी होती थी कि मतलब आपको ये चीज़ है कि आप समंदर के ऊपर आपको पता होगा कि समंदर के ऊपर एक चीज़ बोट चलती है जो बहुत तेज़ी से चलती है। वैसे आप देखते-देखते वो आपके आँखों के आगे से ओझल हो जाती है। तुर्की से एक गेम ये लगती थी स्पीड बोट की। वो चंद ही मिनटों में या चंद घंटों के अंदर, 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर वो तुर्की से आपको यूनान मतलब डिलीवर कर देती थी। वो भी अब तकरीबन क्लोज़ हो चुकी है। तुर्की के जितने भी रास्ते हैं तकरीबन 99% क्लोज़ हो चुकी है। अगर 1% कोई है, वो भी बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसलिए लोगों ने क्या किया कि अब बाय एयर कुछ कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल किया जाता है एजेंटों के ज़रिए। वहाँ से फिर क्या होता है कि वहाँ से वो लीबिया ले जाते हैं। लीबिया से फिर गैर कानूनी तरीके से वो शिप के ज़रिए जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाते हैं। यानी कि ज़्यादातर लीबिया से जो चलता है शिप, वो डायरेक्ट जो है इटली जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए डेंकी, ये डेंकी का नेटवर्क जो है ना स्टार्ट तुर्की से हुआ था, क्योंकि तुर्की का एक ऐसा जो है ना जियोग्राफिया है, अगर देखा जाए तो वो पूरे यूरोप को टच करता है। जो तुर्की पहुँच के पहले ये होता था कि बहुत से लोग कहते थे जी अगर हम तुर्की पहुँच गए ना, तो हम समझो यूरोप पहुँच गए। पहले ये सिस्टम था, लेकिन तुर्की ने जब से सख्ती की हुई है, तब से लोगों ने डिफरेंट जो है वो रूट अपना लिए हैं। उनमें एजेंटों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एजेंट जो माफिया है वो अपना कारोबार को
मज़ीद आगे लेकर जाने के लिए डिफरेंट जो है वो रास्ते ढूँढते रहती है। अगर देखा जाए तुर्की डेंकी का जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान से अगर आप स्टार्ट करें तो पाकिस्तान से पीछे इंडिया भी है, ठीक है ना? इंडिया से फिर आगे नेपाल भी है। भाई नेपाल से भी मतलब अगर देखें तो इन इलाकों से भी लोग डेंकी लगाने के लिए मतलब डेंकी इधर से भी लगती है। डेंकी क्या होती डेंकी का नेटवर्क क्या है? इंडिया से लोग अगर जाते हैं यूके यानी कि इंग्लैंड, वहाँ की डेंकी भी लगती है। उसके बाद अमेरिका की यूएसए, कनाडा कनाडा, उसके बाद अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये सारे कंट्रीज़ में उसके अलावा हांगकांग की डंकी लगती है। उसके बाद अगर देखें आप रशिया की डंकी लगती है। मतलब डंकी किसी भी मतलब आप सोचेंगे बहुत सी कंट्री में ये डेंकी का नेटवर्क जो है ना अब क्या होता है कि ये पाकिस्तान से शुरू होता है, इंडिया से शुरू होता है, नेपाल से शुरू होता है, ईरान से शुरू होता है, बहुत सी ऐसी कंट्री से शुरू होता है जो कि मतलब अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका की डंकी लगा दी। अमेरिका की डंकी आपको पता है अमेज़न जंगलों से होती हुई जो पनामा के जंगल है वहाँ से होते हुए अमेरिका, मेक्सिको, ये सारे जो कंट्रीज़ है वो अबूर करके आपको जो है लास्ट पे अमेरिका का बॉर्डर अबूर कराया जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक जो है अभी तक मेक्सिको का बॉर्डर जो है वो ही गिना जाता है डंकी के लिहाज से कि वो बहुत खतरनाक है। तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं, वहाँ की डंकी भी लगाते हैं लोग, टेंट लगवाते हैं, बाय रोड भी लगवाते हैं, बाय एयर भी लगवाते हैं। उसके बाद आपको पैदल बॉर्डर क्रॉसिंग भी करवाते हैं, लोग जाते हैं। बहुत से लोगों की अमवात होती है लेकिन फिर भी लोग नहीं बाज़ आते। लोग अपनी किस्मत आप आज़माते हैं, खुद आज़माना चाहते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो जो आप कह लें कि अभी मैं भूल रहा हूँ एक चीज़ थी, जो डंकी लगाते हैं। तो सबसे ये चीज़ होती है कि आपको जो यूएसए की डंकी होती है वो कहाँ से लगाते हैं? आपको अफ्रीका के जंगलों में लेकर जाया जाता है। अफ्रीका के वो पनामा जंगल जो है, अमेज़न जंगल है, पनामा के जंगलों से आपको पैदल लॉन्ग मार्च करवाया जाता है। वहाँ पर तो आपकी मतलब किस्मत ही है। आप खुद मौत के मुँह में जा रहे हैं, पनामा का जंगल इतना खतरनाक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आप किस रास्ते पे निकल रहे हैं और पनामा के जंगल की अगर आप हिस्ट्री या अमेज़न के जंगल की आप हिस्ट्री अगर सुनेंगे, तो डॉक्यूमेंट्री आप सुनेंगे तो आप तो वहाँ पर जाना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। हाँ, बांग्लादेश से भी लोग डंकी लगाते हैं। नेपाल से इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद ईरान, इराक, बहुत सी कंट्रीज़ जो है डंकी लगाकर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती है, अमेरिकन, उसके बाद यूके, उसके बाद कनाडा, ये सारी कंट्रीज़ की जो है ना ओवरऑल डंकी लगती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं भाई बाय एयर जो है ना आप अप्लाई करें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएँ, आप अपने स्टेटमेंट बनाएँ, आप अपना पीछे कुछ भी करें लेकिन कोशिश करें कि आप लीगल तरीके से जाएँ। किसी बड़ी कंट्री में अगर आपका अप्रूवल नहीं हो रहा तो उससे छोटी कंट्री अप्लाई कर दें। छोटी-छोटी कंट्रीज़ का अप्लाई करके आप ट्रैवल हिस्ट्री बना के आप अपना जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी वीडियो एक नई टॉपिक के ऊपर हम जो है वो लेके चलेंगे और नई टॉपिक के ऊपर बनाएँगे कि आप बड़ी कंट्रीज़ का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके ऊपर पूरी मुकम्मल वीडियो बनाएँगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि जो भी हमारी वीडियो है फ़ौरन फ़ील फ़ौर आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान। फ़ी अमान अल्लाह।